हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी विद एयर रेजिस्टेंस की। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया था और ये माना था कि वहां पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा हो तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह का फोर्स होता है। जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। मान लीजिए कि ये एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही है और अगर यहाँ मीडियम एयर है तो एयर इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। इसका मतलब इस पर एक रिटार्डेशन ऑफर होगा एयर की वजह से। ये रिटार्डेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस वेलोसिटी के, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप एक बाइक से जा रहे हैं, आप एयर स्टिल है, हमारे चारों तरफ हवा है जो कि रुकी हुई है, हवा नहीं चल रही है। लेकिन अगर एक बाइक से हम चलना शुरू करें तो हम जितनी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे हमें ऐसा लगेगा कि हमें हवा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। तो एयर रेजिस्टेंस एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा। ये इसका फीचर है। आगे चल के जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हमने अभी तो ये माना था कि वैक्यूम है और हम किसी बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं या ऊपर फेंक रहे हैं या प्रोजेक्टाइल की तरह फेंक रहे हैं, तो वहां पर हमने ये मान लिया था कि हवा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स काम कर रहा था, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उस बॉडी पे लग रहा था। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस आ जाए यहाँ पे तो क्या होगा? ठीक है, हम न्यूमेरिकल करते समय एयर रेजिस्टेंस को अभी कांस्टेंट मान लेंगे। लास्ट में मैं ये इफेक्ट भी बता दूंगा कि अगर वो वेलोसिटी डिपेंडेंट हो तो क्या होगा। लेकिन एयर रेजिस्टेंस जो है वो लिटरली तो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, सच्चाई तो यही है, पर बहुत छोटी वेलोसिटीज पे वेलोसिटी के वेरिएशन का कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है। इसलिए हम एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मानकर पहले हमने जो कैलकुलेशंस किए थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से अपवर्ड्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर देते थे जिससे ये जाता था हाईएस्ट पॉइंट पर, रुककर लौटकर वापस आता था, तो अगर हम यहाँ पर इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट करते थे और अकेला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पर होता था, तो अगर हम देखें विथआउट एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस के बिना देखें, एयर रेजिस्टेंस के बिना देखेंगे तो हमने पता किया था कि ये जो हाइट है इसकी मैक्सिमम हाइट ये होती थी हमारे पास u²/2g, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो होता था 2u/g, और साथ ही साथ ये जिस स्पीड से ऊपर जाता था उसी स्पीड से वापस लौटकर नीचे आता था, क्योंकि इसका रिटार्डेशन भी g था और एक्सेलरेशन भी g था, और इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लगता था टाइम ऑफ असेंट, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता था टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता था। अब अगर एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाए तो क्या हो? मान लीजिए यहाँ एयर रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि ये जो एयर रेजिस्टेंस है वो A है और ये कांस्टेंट है। ये गलत बात है, लेकिन अभी हमने मान रखा है क्योंकि कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिनमें वो मान लेंगे कि एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट। एयर रेजिस्टेंस हमेशा किधर लगता है? जिधर हम जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम अपवर्ड जर्नी कर रहे होंगे तो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा G+A, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी G की तरफ ही होगा, वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब ये वापस लौट कर आएगा तो एयर रेजिस्टेंस इसको नीचे आने से रोकेगा, तो जब रिटर्न जर्नी होगी उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा G-A। इस तरह ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन होगा G+A और नीचे आते समय होगा G-A। तो अगर हम सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट की बात करें जो बिना एयर रेजिस्टेंस काउंट किए U/G होता था, लेकिन ये हो जाएगा U/A।
जी प्लस ए। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर बढ़ गया है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया है, यानी कि ये जो नंबर है ये छोटा हो गया है। इट इम्प्लाइज दैट कि एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में जो टाइम आएगा वो छोटा होगा और विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो टाइम आया था वो बड़ा होगा। मतलब अगर आप एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में एक बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो जल्दी से रुक जाएगी। साथ ही साथ देखें कि मैक्सिमम हाइट का क्या हुआ होगा। तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g हुआ करती थी, जो होगी अब यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। इसलिए ये भी समझ में आ गया कि जो मैक्सिमम हाइट ये जाता था इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, विथ एयर रेजिस्टेंस अब ये उतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, उससे कम ऊंचाई पर जाएगा। तो ड्यूरिंग एसेंट हमने क्या निर्णय किया? ड्यूरिंग एसेंट हमने निर्णय किया कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो पहली बात तो एसेंट का टाइम कम होगा, साथ ही साथ हाइट जो हम जाते थे वो भी पहले के मुकाबले कम होगी। अब डिसेंट में क्या होगा, डिसेंट के टाइम का क्या होगा? तो अगर हम डिसेंट के लिए इक्वेशन लगाएं एच डैश, ये तो हमें गिरना है, बराबर यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो प्लस हाफ, और यहाँ एक्सेलरेशन जो इसे खींच रहा है वो है जी माइनस ए, और ये हो गया डिसेंट के टाइम का स्क्वायर। ये डिसेंट का टाइम ही हमको कैलकुलेट करना है। तो एच डैश की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए इज इक्वल टू हाफ जी माइनस ए टी डी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डिसेंट का टाइम आ गया हमारे पास u अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास डिसेंट का टाइम आ गया। और जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तो डिसेंट का टाइम होता था u अपॉन जी। u अपॉन जी के मुकाबले ये जो डिनोमिनेटर है वो g से छोटा है, इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अब इसका जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो पुराने वाले टाइम ऑफ डिसेंट के मुकाबले ज्यादा है, और जितना एयर रेजिस्टेंस हेल्दी होगा उतना ये ज्यादा होता चला जाएगा। मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस हेल्दी है तो पुराने टाइम ऑफ डिसेंट के मुकाबले नया टाइम ऑफ डिसेंट बहुत 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 ज्यादा होगा। तो हमारी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट बराबर नहीं होते। इनफैक्ट टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट से बड़ा होता है। अगर एक एग्जांपल लें बैडमिंटन का, बैडमिंटन इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसमें शटल को फीदर्स लगा के इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट करे। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो चाहे हम कितनी भी तेज रैकेट से शटल को हिट करें, आप देखेंगे कि वो जल्दी से रुक गई और उस हाइट तक नहीं गई। अगर हम शटल की जगह एक प्लास्टिक की छोटी बॉल ले लें और शटल को उस बॉल से रिप्लेस कर दें, क्योंकि बॉल का शेप एरोडायनेमिक है इसलिए उस पर उतना एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा जितना कि शटल पे करेगा। तो शटल पर एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। आप एक छोटी पिंग पोंग बॉल लीजिए और उसको रैकेट से हिट कीजिए, वो बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन उतनी ही शक्ति लगाने पर जो शटल है वो उतनी ऊंचाई पर नहीं जाएगी, वो जल्दी रुक जाएगी, समय भी कम लेगी, यानी टाइम ऑफ एसेंट भी कम होगा और वो फटाफट रुक जाएगी। और फिर उसके बाद वो नीचे जब गिरेगी तो हवा में तैरते हुए नीचे आएगी, क्योंकि उसका टाइम ऑफ डिसेंट उसके टाइम ऑफ एसेंट के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए हमें बार बार कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी जल्दी हमारे रैकेट पे आ जाए, पर वो आती नहीं है और इसी वजह से सारा कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई आप पेपर का एक प्लेन बना लीजिए, कागज का हवाई जहाज बना लीजिए, और अगर आप एक गेंद को अपने हाथ से पूरी ताकत से फेंके तो वो बहुत ऊपर चली जाएगी, लेकिन उस पेपर के प्लेन को जब आप पूरी ताकत लगाकर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो उतनी ऊपर नहीं जाता। जबकि अगर हम एक ऐसी जगह चले जाएं
जहां पर वैक्यूम हो, मतलब हवा नहीं हो, सिर्फ ग्रेविटी हो, पेपर के प्लेन को और बॉल को दोनों को बराबर स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो बराबर हाइट तक ही जाएंगे। लेकिन एयर रेजिस्टेंस है, हमारे चारों तरफ हवा है, इसलिए हम बॉल को फेंकते हैं तो वो ज्यादा ऊपर चली जाती है, लेकिन कागज का हवाई जहाज फेंकते हैं तो वो उतनी जल्दी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता और जल्दी से रुक जाता है। पर बॉल जितनी टाइम में ऊपर गई है उतने टाइम में ही फटाफट नीचे आ जाती है। कागज का हवाई जहाज ज्यादा ऊंचाई तक नहीं गया, कम समय में पहुंच गया है, लेकिन जब लौट कर आएगा तो तैरते हुए आएगा, क्योंकि उसका टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा और टाइम ऑफ असेंट कम होगा। एज वेल एज जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था तो हम जिस स्पीड से ऊपर जा रहे थे उसी स्पीड से नीचे आए थे। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो नीचे आने वाली स्पीड हमारी कम होगी और ऊपर जाने वाली स्पीड ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस एक डिसिपेटिंग फोर्स है। पूरे रास्ते जब हवा का फ्रिक्शन इसमें से एनर्जी खींचेगा तो बॉल जो है उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक रेजिस्टिव फोर्स है, ये एक डिसिपेटिंग फोर्स है, बॉल थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने उसे दी थी उसी काइनेटिक एनर्जी से वापस नहीं आएगी, बल्कि रास्ते में वो थोड़ा गर्म हो जाएगी। उस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, वो हीट में बदल जाएगी, और इसलिए जब वो नीचे आएगी तो उसकी स्पीड जो है वो ऊपर जाने वाली स्पीड से जो थी वो कम हो जाएगी सेम लेवल पे। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और अर्थ के ऊपर गिरते हैं, अगर हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड सीधे ही अर्थ पे पहुंच जाते और उनकी टक्कर होती, जिससे अर्थ में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते, जैसे कि मून में है। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ जो भी एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं वो आके मून की सरफेस से टकरा जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर्स बना देते हैं। लेकिन हमारे ऐसी प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि जब एस्ट्रॉइड्स आते हैं रास्ते में तो रास्ते में हवा के फ्रिक्शन से जो है वो हीट अप होते जाते हैं और अंततः वो जल जाते हैं। मतलब अर्थ साथ कोलिजन के पहले ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स तो जल के ही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कोई स्पेस शटल जब स्पेस से वापस अर्थ में आता है जिसमें इंसान होते हैं तो उनके चारों तरफ थर्मल इंसुलेशन होना जरूरी है। अगर थर्मल इंसुलेशन नहीं होता है तो जब वो अर्थ के अंदर एंटर करेंगे तो रास्ते में एयर के फ्रिक्शन से जल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन। ये फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न केवल यहाँ थ्रू आउट द फिजिक्स रिलेटिविटी प्लेस की रोल, तो इसलिए रिलेटिव मोशन हमें ठीक से समझ में आना चाहिए। रिलेटिव मोशन मतलब, देखिए मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है। जब भी हम किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे कि समझिए कि ये एक ग्राउंड है, समझिए कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर ओ। ये एक लड़की है जो यहाँ पर स्केटिंग कर रही है। ए, ये एक कोई लड़का है जो अपनी साइकिल से जा रहा है। लड़का बी। अब जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसने इस लड़की को जब देखा तो उसके लिए इसका पोजीशन वेक्टर होगा आर ए वेक्टर, और ऑब्जर्वर ने जब बी को देखा तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर होगा आर बी वेक्टर। पर जब बी ने ए को देखा तो बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर होगा आर ए बी वेक्टर। अगर मैं इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो एक ही डायरेक्शन वाले एरो का सम अपोजिट डायरेक्शन वाले एरो के बराबर होगा। तब आर ए बी वेक्टर बराबर होगा आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर।
मैं इसको इस तरह से बोलता हूं कि इंसान हमेशा उल्टा करके जोड़ के देखता है। भाई इंसान हमेशा रिलेटिव देखता है, तो रिलेटिव मतलब क्या करेगा, उल्टा करके जोड़ कर देखेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब ए की पोजीशन बी देखेगा तो वो ए की जो पोजीशन है उसमें अपनी पोजीशन को उल्टा करके ऐड करके देखेगा, यानी कि निगेटिवली ऐड करके देखेगा। अगर हम ये समझ जाए तो हमारा काम तेजी से बन सकता है, क्योंकि अगर हम सोचें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, तो वो होगी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको डिफरेंशिएट करने पर इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमारे पास हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ आर बी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी। अरे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है? वो है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मेरे शब्दों में कहूं तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यानी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत सिंपल है, रिलेटिव पोजीशन बहुत सिंपल है, रिलेटिव एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है। इंसान हमेशा उल्टा करके जोड़कर देखता है। अगर कोई आपसे बोलता है आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो अपने को लिखना है आर ए प्लस माइनस आर बी। अगर कोई आपसे बोल देता है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो ये होता पोजीशन ऑफ बी प्लस माइनस पोजीशन ऑफ ए। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होता तो होता वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस तरह हम उल्टा कर जोड़कर देखते हैं। इसी तरह अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये कहां से आएगा? सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अगर लिखना होता एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो हम उसे लिखते एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। मतलब इंसान हमेशा उल्टा कर जोड़कर देखता है। अगर उसको किसी दूसरी बॉडी की पोजीशन देखनी है तो उस पोजीशन में अपनी पोजीशन को उल्टा करके जोड़ के देखेगा। वेलोसिटी देखनी है तो अपनी वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ कर देखेगा। एक्सेलरेशन देखना है तो अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ के देखेगा। सो अगर हम वन डायमेंशन मोशन में देखें, वन डायमेंशन मोशन में देखेंगे तो सपोज फर्स्ट कंडीशन ये है, if two objects are moving in same direction, अगर मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं और ये इसकी वेलोसिटी है va वेक्टर और ये इसकी वेलोसिटी है vb वेक्टर, इसको अपन लिख लेते हैं va i कैप और इसको लिख लेते हैं अपन vb i कैप। अब देखिए आप कोशिश कीजिए कि आप निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब बी ने ए को देखा, तो वो होगा वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर। इसका मतलब ये हो जाएगा वी ए आई माइनस वी बी आई। तो ये हो जाएगा वी ए बी वेक्टर बराबर वी ए माइनस वी बी इंटू आई कैप, यानी वी ए बी का मैग्नीट्यूड होगा वी ए माइनस वी बी। तो मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आती है दोनों की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके। जो देख रहा है उसकी वेलोसिटी जिसे वो देख रहा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे। इसीलिए जब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं और वो मुझे चलता हुआ नहीं दिखता है तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप एक ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन में आपके सामने वाली सीट पर जो बंदा बैठा है उसको आप देख रहे हैं, पूरा चैम्बर एक बराबर वेलोसिटी से चल रहा है और वो आपको रेस्ट में दिखाई
दे रहा है, क्योंकि आपके और उसके बीच का रिलेटिव पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी है कि आपके और जिसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, उसके बीच की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो आपके सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में लगेगा। तो जब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के होते हैं, जिनकी वेलोसिटी वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, और अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूं तो मुझे v माइनस वी बराबर 0 मिलता है, जिसको कि मैं रेस्ट में बोलता हूं। तो जब हम किसी से बोल रहे होते हैं कि ए सुनो तुम रेस्ट में हो, तो हम उसको बोल क्या रहे होते हैं? हम ये बोल रहे होते हैं कि ए सुनो तुम्हारी वेलोसिटी भी वही है, मेरी वेलोसिटी भी वही है, इसलिए जब मैं उल्टा करके जोड़ के देख रहा हूँ तो मेरे को कोई वेलोसिटी नजर नहीं आ रही। इसीलिए क्योंकि देखो एक कमरे में भी अगर दो लोग बैठे हुए तो क्या लगता है कमरा नहीं चल रहा है? क्यों? अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, सन के अबाउट रिवॉल्व कर रही है, और पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है, तो हमारे अंदर तो बहुत सारा मोशन है। लेकिन क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब दो लोग जा रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे की वेलोसिटी से सब्ट्रैक्ट करके आती है। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये है वेलोसिटी ऑफ ए जो होगी वी ए आई, और ये है वेलोसिटी ऑफ बी वी बी माइनस आई। अब अगर हम कैलकुलेट करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमें लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब वी ए आई कैप माइनस माइनस वी बी आई कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी ए प्लस वी बी आई कैप। इस तरह वी ए बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी ए प्लस वी बी। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हमारी वेलोसिटीज क्लब होने के बाद हमें रिलेटिव वेलोसिटी नजर आती है। इसीलिए अगर हमारी कार को कोई दूसरी कार ओवरटेक करे तो हमें उसकी स्पीड कम लगती है, जबकि आमने सामने से क्रॉस करें तो उनकी स्पीड तेज लगती है, क्योंकि उसमें हमारी स्पीड भी ऐड हो गई होती है रिवर्स करके। इंसान हमेशा उल्टा करके जोड़ के देखता है, अपनी वेलोसिटी को उल्टा करता है, ऐड कर देता है, अपनी पोजीशन को उल्टा करता है, ऐड कर देता है। इससे कभी कभी सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी ऐड हो जाता है। इसलिए हमें जो फीलिंग आती है वो हमारी फ्रेम का सच होता है, क्योंकि हम जिस जिस फ्रेम में खड़े हैं, जहां से देख रहे हैं, वो हमारी फ्रेम का सच है। हमें लगेगा कि वेलोसिटी वी ए प्लस वी बी है दूसरे ऑब्जेक्ट की, हो सकता है वो ऑब्जेक्ट तो रुका ही हुआ हो। मान लीजिए एक पेड़ है, वो रुका हुआ है, हम दौड़कर उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। उसमें हम अपनी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हमें क्या लगेगा कि पेड़ हमारी तरफ आ रहा है। जैसे कि रेलगाड़ी में सफर करते समय जब हम साइड में लगे हुए पिलर्स को, पेड़ को देखते हैं तो हमें पीछे जाते हुए देखते हैं, बिकॉज हम कर क्या रहे हैं? हम अपनी वेलोसिटी उल्टी करके उस ऑब्जेक्ट में इम्पार्ट कर दे रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक बस में एक लड़का सफर कर रहा है और बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो ये बस है, समझिए कि ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब अगर इसके बगल से कोई कार गुजरती है जो 90 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस देखोगे, मतलब बस में बैठा हुआ कोई ऑब्जर्वर इस कार को देखे, तो उसको उसकी स्पीड दिखाई देगी 90 माइनस 60, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। रियलिटी ये है कि कार चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, बस चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन जब कार ओवरटेक कर रही है बस को, और बस के अंदर से बैठ के कोई कार को देखेगा, तो उसको दिखाई देगा कि 90 माइनस 60 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से कार जा रही है। और अगर इसी समय सामने से कोई दूसरी कार आ रही हो जो केवल 30 किलोमीटर पर आवर से चल के आ रही हो, तो बस से देखेंगे कार डैश, यानी इस वाली कार को, सी डैश को, तो अगर बस से देखेंगे तो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है इसलिए ऐड करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 60 प्लस 30, बोले तो 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कार
30 की स्पीड से चल रही थी वो 90 से दिख रही है, और जो 90 से चल रही थी वो 30 से दिख रही है, और ये सब कुछ डायरेक्शन की वजह से हो रहा है। इसलिए वेलोसिटी हमेशा रिलेटिव होती है, पोजीशन हमेशा रिलेटिव होती है, एक्सेलरेशन हमेशा रिलेटिव होता है। जब भी हमें किसी बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये चीज़ें कैलकुलेट करना हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में से अपना एक्सेलरेशन उल्टा करके जोड़ कर देखेंगे, और वेलोसिटी निकालना हो तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में से ऑब्जर्वर की वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ के देखेंगे। इस तरह से हम रिलेटिविटी में कैलकुलेशंस करते हैं। रिलेटिव मोशन में किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचे, बिल्कुल वैसे ही सोचे जैसे कि हम अभी तक सोच रहे थे। हमारे लिए सबसे क्रूशियल होता है एक्सेलरेशन। तो हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करें रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये पता लगाएं। रिलेटिव एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे? रिलेटिव एक्सेलरेशन होता होगा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन माइनस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन। तो ये हम कैलकुलेट करें। अब यहां दो पॉसिबिलिटीज है। पहली, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाता है, ये कब कब आ सकता है? जब या तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के पास एक्सेलरेशन नहीं हो। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के पास एक्सेलरेशन नहीं होगा तो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम हो तो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा। मान लीजिए कि अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ गया, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन याद रखिए यहाँ पर आपको डिस्टेंस यानी पोजीशन भी रिलेटिव लेना है, स्पीड भी रिलेटिव लेना है, और टाइम रिलेटिव नहीं होता है, इसलिए टाइम तो जो है वही लेना है। इसका मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हमें टू बॉडी वाली प्रॉब्लम दी है, एक बस जा रही है, दूसरी बस से उसको बैठ कर देख रहे हैं, एक कार जा रही है, ट्रेन से उसको देख रहे हैं, तो अब ये समस्या हो गई, क्योंकि अभी तक तो हमको जो भी सवाल दिए थे उनमें एक ही ऑब्जेक्ट था और हम बाय डिफॉल्ट ग्राउंड से देख रहे थे। ग्राउंड चलता नहीं है तो काम हमारा आराम से चल रहा था। जो बस की वेलोसिटी थी वही ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रिलेटिव वेलोसिटी थी, जो कार की वेलोसिटी थी वही ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रिलेटिव वेलोसिटी थी, क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी तो 0 थी। तो इसलिए हम सबसे पहले रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब मान लीजिए कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आया बट कांस्टेंट आ गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आया लेकिन कांस्टेंट आ गया। तो अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं आया बट कांस्टेंट आ गया तो आप यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और याद रखिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे? आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v बराबर u प्लस at, लेकिन याद रखिए v भी रिलेटिव होगा, u भी रिलेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव होगा, और ये टाइम। मतलब हमें जो कुछ भी लिखना है वो ऑब्जर्वर से पूछ कर लिखना है। जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे कहा था मेरा फेवरेट ऑब्जर्वर है कल्लू। तो जब अब हम सवाल किया करेंगे तो मैं एक ऑब्जर्वर ले लिया करूंगा, और जो भी सवाल में सराउंडिंग दी है, 2 बस दी है, तो मैं किसी एक बस के ऊपर उसको बैठा दूंगा। फिर देखेंगे हम कि उसको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और क्वेश्चन में जरूर बताया गया होगा कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है। अगर हम वहां ऑब्जर्वर को रख के कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर। ऐसे ही v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2a रिलेटिव s रिलेटिव। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व